हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रमेश एक वस्तु को 434 रुपया में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? क्या है? किस कीमत पर खरीदी थी? 434 रुपया जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ कितना कमाया है? उस पर लाभ कमाया है 24%। इसे कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य जो है वो 434, लाभ परसेंट बराबर जो हो गया वो 24%। तो सीधे सीधे क्रय मूल्य निकल जाएगा फॉर्मूला से, विक्रय मूल्य बटा क्या है? जो लाभ कमाया था कितना? 124 हो गया, तो ये 124 गुना 100 हो गया, तो ये कितना हो गया? 350। 124 कहाँ से लाया? यहाँ पर जो है 124% बराबर ही है ना 434 रुपया, तो हमें निकालना है कितना? 100%। ये 100% जो होता है वही हमारा जो होता है मूलधन होता है। क्या है? मूलधन होता है। तो 100% निकालना है, तो 434 बटा 124 गुना 100, यही किया गया है। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा 350, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजेश जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल से कितनी देर तक चलाई थी? अब माना कि राजेश द्वारा साइकिल चलाने जो है वो 1 सेकंड चलाया। क्या है? 1 सेकंड जो है वो साइकिल चलाया। कितना? साइकिल चलाया 1 सेकंड। तो पैदल कितना चला? पैदल तो टोटल 45 सेकंड चला था, तो 45 माइनस 100 हो जाएगा, इतना सेकंड जो है वो पैदल चला। अब अगर पैदल चलता है तो 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो 5 गुना 45 माइनस 1, अब प्लस कितना है? प्लस जो हो जाएगा वो 20 जो हमारा आ जाएगा 20x। क्या है? 20x जो आ जाएगा और बराबर हो जाएगा ये 600। क्या है? 600 हो जाएगा। साइकिल से 20 मीटर प्रति सेकंड चलता है और पैदल 5 मीटर प्रति सेकंड चलता है, दोनों के जोड़ के कितना चला है? 600 मीटर चला है। तो जब कैलकुलेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 225 माइनस 5x प्लस 20x बराबर क्या हो जाएगा? 600। तो यहाँ से आ जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 225 बराबर 375। x बराबर हो जाएगा 375 बटा 25, 375 बटा 15, यानी हो जाएगा ये कितना? 25 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। यानी हम साइकिल कितना देर चलाया है? तो वो 25 सेकंड चलाया है, सी हो जाएगा। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो माना कि अंकित मूल्य जो कितना है? माना कि अंकित मूल्य जो है वो 100 हो गया, और x पर 14% की छूट दे रहा है, यानी 86% पे ही बेच रहा था। x गुना 86 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। क्या है? 215 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकल जाएगा कितना? 215 गुना 100 बटा 86। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 250 हो जाएगा। क्या है? 250। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? वो सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र के समूह जो है समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर जो है 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत अंक जो है वो कितने थे? तो एक समूह था जिसका जो है औसत कितना था? 24 था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर छोड़ दिया एक। क्या है? एक छोड़ दिया, एक लोग जो है वो छोड़ दिया, तब औसत बच गया 25। अब यहाँ क्या हुआ कि एक लोग फिर से इसमें आकर जुट गए, तो अब जो हो गया वो 24.8, ये क्या है? औसत आ गया। तो हमें पहले देखना है इन दोनों में कि छोड़ने वाला जो है वो जो छात्र छोड़ा उसका प्राप्तांक क्या था। तो प्राप्तांक जो है, प्राप्तांक जिसने छोड़ा, क्या है? जिसने छोड़ा उसका कितना हो जाएगा? तो पहले था 25 छात्र, औसत था 24, और छोड़ने वाला जो हो गया 24 छात्र, औसत बच गया 25। जब ये घटाए तो ये हो गया इक्वल टू 0, यानी प्राप्तांक जो था जो इसने छोड़ा वो 0 हो गया। अब सम्मिलित हुआ तो कितने लोग हो गया? 25 लोग हो गया, तब प्राप्तांक कितना था? 24.8 हो गया, 24.8 हो गया। लेकिन ये औसत का है इसलिए गुना किया, औसत 24.8 हो गया। अब जो पहले था 24 स्टूडेंट में वो घट जाएगा, 24 गुना 25, तब जो आदमी शामिल हुआ था, जो शामिल हुआ है उसका प्राप्तांक निकल जाएगा, शामिल हुआ उसका प्राप्तांक जो है निकल जाएगा।
तो यहाँ जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 620 माइनस 600 बराबर 20। लास्ट में कह रहा है कि समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक कितने हैं, तो 0 प्लस 20 बटा 2 करिएगा तो आ जाएगा 10। आंसर हमारा आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में जो है वो भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सार्थक जो है वो कितने, 14 दिनों में, क्या है 14 दिन में, और विवान जो है वो क्या करेगा 35 दिन में भर सकता है। लेकिन अली जो है, अली है वो 12 दिन में क्या करता है, खाली करता है। लेकिन इन तीनों को अगर हम निकालेंगे क्या है क्षमता, तो ये 420 हो जाएगा। इस 420 जो है वो कार्य आ जाएगा, तीनों कैल्शियम निकालिएगा तो कार्य आता है, ये क्या आता है, कार्य आता है। अब इसका क्षमता क्या हो जाएगा, तो इसका क्षमता 30 हो गया, इसका 12 हो गया और इसका 35 हो गया। अब तीनों एक साथ काम कर रहा है, तीनों एक साथ काम कर रहा है, तो कितना हो गया 30 पहला जो सार्थक का क्षमता प्लस 12 जो है विवान का। लेकिन ये जो अली का है वो खाली करने की क्षमता है तो वो है 35 है, तो मिलाकर कितना हुआ 7 इकाई काम हो रहा है, क्या है 7 इकाई काम हो रहा है। तीनों का एक दिन का काम कितना है 7 इकाई। तो गड्ढा को हमें तो क्या करना है, गड्ढा भरना है। तो गड्ढा को भरना टोटल जो है वो 420 है और उसमें से 7 इकाई एक दिन में होता है, तो इसे डिविजेबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 बार में, ये होगा 60। तो 60 जो है वो दिन लग जाएगा गड्ढा को भरने में। तो आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, ए आ जाएगा। चलिए 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करना। तो माना 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वो है 104 है, क्या है 104 है। अब उसको 16 से विभाजित करना है, क्या 16 से विभाजित करना, तो 16 छक 96 हो गया, तो बच गया कितना शेषफल, 8 बच गया। आंसर हमारा होगा डी। एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप जो है वो क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई जो है वो मान लीजिए x, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 3x गुना x बराबर जो है 768, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 768 बटा ये 3 नीचे चला जाएगा, यानी हो जाएगा 256। तो x का मान क्या हो जाएगा √256 बराबर 16 मीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुना x प्लस 3x। x जो है वो क्या है, तो वो चौड़ाई है, 3x लंबाई है, तो 2 इंटू हो गया 3x प्लस x 4x इंटू 4 x का मान जो होगा 16 हो जाएगा। तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा 16 गुना 8 कितना 128 मीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया है तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले 7, 11 और 13 के, तो आ जा रहा है कितना 1001। अगर 1001 से क्या है भागा देते हैं ABC को 1001 से, तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा ABC आएगा। किसी भी ये 6 डिजिट अंक है, अगर सेम 3 का और उसे 1001 से भागा देंगे तो 1 3 जो है यहाँ पर आ जाता है, यानी ABC यहाँ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 6 5 7 है, 6 5 7 है, अगर इसे 1001 से भागा देंगे तो आ जाएगा कितना 6 5 7 आ जाएगा। उसी तरह 7 8 9 है, उससे अगर 1001 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 9 आ जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर कौन सा, वो ए हो जाएगा। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है, बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन में है। वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को के द्वारा जो है शामिल किया गया है, जिसमें भारत द्वारा पहली बार
21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व विरासत समिति की मेजबानी किया गया था। और असम के चराईदेव जिले में स्थित मोईदम्मा अहोम राजवंश के दफनाने वाले पवित्र टीले हैं, जो 6 शताब्दियों के सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास को दर्शाता है, उसे 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और बदैन जारन रेगिस्तान को शामिल किया गया है, जो चीन में है। स्तंभों को मिलान कीजिए, एक तरफ राज्य है, एक तरफ सांस्कृतिक उत्सव है। अगर झारखंड की बात करें तो वो हो जाएगा कर्मा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा चैत्रौल, तेलंगाना की बात करें तो वो हो जाएगा बथुकंपा, पंजाब के लोहड़ी। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। बथुकंपा जो है वो 9 दिनों का महोत्सव है। कितने दिनों का? 9 दिनों का महोत्सव है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये जो है वो चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अगर चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो ऐसी घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वह है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड है। इस विधि में 30 दिनों की स्मृति अवधि के दौरान जो उपभोग की गई सभी वस्तुओं से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते थे। अगला है कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र 1977 में दिया था। कृषि राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बातें की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। काला पानी कहाँ स्थित है? काला पानी जो है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में काला पानी अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित काला पानी भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा पर है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के कैद कर रखने के लिए भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप पर काला पानी सजा के रूप में रखा जाता था, और प्रसिद्ध सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो काला पानी की सजा दिया जाता था वो सेलुलर जेल में दिया जाता था, वो जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप पर है। जबकि काला पानी एक जगह का नाम है, वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न जो है वो कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। केक ओवन में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम खाली स्थान से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, रेफ्रिजरेटर। यदि कोड भाषा में मैंगो को इस तरह लिखा जाता है तो एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आइए लिखते हैं। MANGO को लिखा जाता है ONGAM। यहाँ पर देख रहे हैं कि O को O यहाँ से लिखा गया है, N को क्या किया गया है, ये सेकेंड वाला को यहाँ लिखा गया है, G को थर्ड में लिखा गया है, A को यहाँ लिखा गया है, और M को जो है वो लास्ट में किया गया है। अगर उसी तरह एप्पल को लिखना है, क्या है, एप्पल को लिखना है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये लिखाएगा, E लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, P लिखाएगा, उसके बाद L जो है यहाँ लिखाएगा, L लिखाएगा, फिर ये क्या है P लिखाएगा, और यहाँ पर जो है वो A लिखाएगा, यानी हो जाएगा EPLPA हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 17 के D हो जाएगा, EPLPA हो जाएगा, D आंसर सही हो जाएगा। निम्न श्रृंखला को आगे क्या आएगा, निम्न संख्या श्रृंखला के आगे क्या आएगा ये देखना है। तो 151 है, उसके बाद 7 है, तो ये 5 1 6 1 7 अगर सबको जोड़ते हैं तो ये 7 आ रहा है, 8 1 9 1 10 ये भी आ रहा है, 2 1 3 1 4 ये भी आ रहा है, 4 2 6 1 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आंसर जो 18 का आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा, 7 आ जाएगा। या इससे भी 151 से 181 30, 181 से 211 जो गया है वो हो जाएगा कितना 30, और 211 से 30 241, 241 से जो है वो 30 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर रहता तो 4 3 7 271 होता है, ये आंसर हो जाएगा 7।
निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है। वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी 20। क्या हो जाएगा? 20 वर्गों की संख्या है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। ए का जो घर है वो क्या है? बी के पश्चिम में है। बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर सी के दक्षिण में है, यानी यहाँ जो घर है वो सी का है। सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूरब में है। तो यहाँ जो घर है वो डी के पूरब में है। डी के पूरब में, सॉरी डी तो हो गया पश्चिम में, हो गया डी के पूरब में। डी जो आ जाएगा यहाँ हो जाएगा डी के पूरब में। डी से बी का घर किस दिशा में है? तो ये हमारा हो जाएगा पूरब और दक्षिण का। पूरब और दक्षिण का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 20 के बी हो जाएगा। क्या है? 20 के बी। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो जब इसे क्रमानुसार रखिएगा तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा REFINERY। उसके बाद जो होगा REFLECTORS। उसके बाद आएगा REFLEXES। उसके बाद आएगा REFOCUS। तो हमारा जो हो जाएगा सबसे पहले रिफाइनरी। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 21 के बी होगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। दूसरों से वो भिन्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे दिख रहा है ये दूसरों से भिन्न है, तो डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा OS नहीं है? क्या है? OS नहीं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड है, मैक है, लाइनेक्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे उत्पादकता बढ़ाने और कंप्यूटर पर सामान्य कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करना। डेटा पैकेट जो है वो क्या करना है? अग्रेषित करना है। राउटर कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस के बीच सबसे तेज डेटा पथ का पता लगाते हैं और इन पथों को डेटा भेजते हैं। टेराबाइट से बड़ी अगली डेटा इकाई क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेटाबाइट। क्या है? PB हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक पेटाबाइट बराबर जो होता है कितना होता है? 1024 टेराबाइट होता है। क्या है? 1024 टेराबाइट होता है। और एक बाइट बराबर जो होता है कितना? 8 बिट होता है। क्या है? 8 बिट होता है। ये ध्यान रखिएगा। दो संख्याएं a² और 9 है। यदि उनका माध्य अनुपात b है तो a² + b² अनुपात b² - a² बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्य अनुपात बराबर होता है अंडर रूट संख्याओं का गुणनफल, यानी b बराबर जो होता है अंडर रूट a² + 9 यानी 3a होगा। क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। तो a/b बराबर हो जाएगा 1/3। जहाँ a बराबर 1 हो गया, b बराबर जो हो गया कितना? 3 हो गया। अब मान रख देना है, तो a के जगह पर ये रख देंगे तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस b जो है 3 है, 3 तिया के 9। अब बटा हो जाएगा 9 - 1 यानी हो जाएगा ये 10/8 हो जाएगा। ये 5 दूनी, ये 4 दूनी, 5:4 आ जाएगा। आंसर जो हमारा 26 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत क्या होगा? 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत क्या हो जाएगा? 3 के पहले 6 विषम गुणक कौन है? तो 3, 9, 15, 21, 27, 33। और इसका कह रहा है औसत क्या हो जाएगा? तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बता 2 कर दीजिए। 3 + 33 बटा 2 यानी 36/2 बराबर ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18 जो आ जाएगा वो औसत आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 27 के ए आ जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे में और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 10 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 1/12 + 1/15 - 1/10 बराबर हो जाएगा कितना? 5 + 4 - 6/60 पूरा भरने में लगेगा 20 घंटा। क्या है? 20 घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
निम्न पाई चार्ट बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017-18 की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई है। कंपनी डी की 218 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या होगा? तो अभीष्ट अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 225 गुना 27/100 अनुपात हो जाएगा 150 गुना 30/100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 27/20 आएगा। क्या है? 27/20। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84 रुपया की जो है वो धन राशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 115.20 है। उतनी ही धनराशि के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर ब्याज दर पर वर्षों से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और उतनी ही धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर समान अवधि से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टारगेट रहना है कि हमें दर निकालना है, तब जब हमारा मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 8400 तो मूलधन है प्लस 6115.2 जो रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 14515.20 है। अब सूत्र में जो होता है A/P बराबर होता है 100 + R/100 के पावर जो होता है T होता है। यहाँ पर A कितना आ गया तो 14515.20 और P कितना आया था 8400 बराबर ये हो जाएगा 100 + R/100 के होल क्यूब। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1728/1000 बराबर हो जाएगा 100 + R/100 के होल क्यूब, क्योंकि 3 साल का कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है? R निकाल लेना। R जो आएगा वो 20% आएगा। क्या आएगा? 20% आएगा। अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक दर है, तो दर जब अर्धवार्षिक होगा तो दर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। समय जो है वो कितना हो जाएगा? तो समय हमारा हो जाएगा 1.1/2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा, यानी 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। क्या है? 3 अर्धवर्ष हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि A बराबर P इंटू 100 + R/100 के होल क्यूब। यहाँ पर P कितना है 8400 अगुना ये हो जाएगा 100 + 10/100 के होल क्यूब। ये आ जाएगा 11180 दशमलव कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्या है? इतना आ गया 1180.4 आ गया। अब ये तो हमारा आ गया मिश्रधन, मूलधन अति मिश्रधन। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज निकाल हो जाएगा 8400 गुना 20 गुना 3 वर्ष के बटा 100 गुना 2, 3/2 वर्ष का ही है, तो ये हो जाएगा 2520 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आया था तो 11180.4 माइनस 8400 जो है वो मूलधन था, तो ये हो जा रहा है 2780.4 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज के अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर यही निकाल लेते हैं। 2780.4 माइनस 2520 आ जाता है 260.4 आ जाता है। क्या है? 260.4। आंसर हमारा आएगा कौन सा? ए आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 8052 की राशि W, X, Y और Z के बीच इस तरह बांटा जाता है कि W अनुपात X बराबर X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z बराबर 5:6 हो जाता है। तो X और Y के हिस्सों का योग कितना होगा? यानी जो ये बांटा गया है वो किस अनुपात में बांटा गया है? तो W अनुपात है X बराबर X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z बराबर 5:6 हो जाएगा। यानी W और X का जो है वो 5:6 है ना, और X और Y का जो अनुपात है वो है 5:6। Y और Z का अनुपात है 5:6 है। बच गया यहाँ पर 6 उतार दीजिए, ये भी 6 उतार दीजिए, ये 5 उतार दीजिए, यहाँ पर 5 उतार दीजिए, ये गुना कर दीजिए, ये 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये 180 और ये 216 हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि X और Y के हिस्सों का योग कितना है? तो यहाँ पर हो जाए X और Y के हिस्सों का योग जो हो जाएगा 80 125 में 150 प्लस 180। X और Y जो हमारा है वो कौन सा है? ये है, यानी ये जुड़ जाए 150 प्लस 180 बटा ये हो जाएगा टोटल जोड़ 125 प्लस 150 प्लस 180 प्लस क्या हो जाएगा 216। ये सबको जोड़ के और ये दोनों को कह रहा है तो उससे
80 में गुना कर देंगे, आंसर जो हमारा आ जाएगा 3960 आएगा। क्या है? 3960 सी हो जाएगा। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि x के पावर 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर जो है वो 0 लेने पर x बराबर क्या होगा? -1। अब -1 जो है वो रख दीजिए, -1 के पावर 31 प्लस क्या हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 अब प्लस 31 बराबर हो जाएगा 30। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का जो है वो मान क्या होगा? तो दोनों तरफ जो है वो वर्ग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको जो है दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। पुनः दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर बराबर 36। तो ये कट गया, 2 इधर हो गया, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा? डी आ जाएगा। प्रति वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WW का दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट पर जानकारी का एक विशाल जो है वो संग्रह है। इसे बनाया था ब्रिटिश वैज्ञानिक, किसने? तो टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने कब? 1989 ईस्वी में बनाया था। कथक शब्द का क्या अर्थ है? कथक शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कथावाचक। क्या है? कथावाचक। इसका नाम संस्कृत शब्द कथा से निकाला गया है, जिसका अर्थ है कहानी, और कथाकार जिसका अर्थ है कहानी कहने वाला। कथक एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है, और इस शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा सागर। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नम्मूर द्वीप। क्या है? नम्मूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जहां भारत मिसाइल का अभ्यास किया जाता है। और असम के माजुली जिले में स्थित माजुली द्वीप विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पंबन द्वीप की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा बी, चीन जो है वो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व का जो है वो दूसरा स्थान है। अब भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा जो है वो उपभोक्ता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों को पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जापान। जापान का जो है वो कुल क्षेत्रफल होता है 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? यह 4 बड़े एवं अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसमें 4 बड़े द्वीप जो है वो कौन कौन है? तो होक्काइडो। क्या है? होक्काइडो, होन्शु, ये प्रश्न पूछा गया है बिहार SSC में। शिकोकू, क्या है? शिकोकू, तथा क्यूशु। क्या है? क्यूशु है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को खाली स्थान के रूप में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के नीचे पाई जाती है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न। आइए कथन एवं निष्कर्ष का देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो 1 अनुसरण कर रहा है ना तो 2 कर रहा है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में यदि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है तो गेहूं का आयात करना चाहिए, और मांग को कम नहीं की जानी चाहिए। तो इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? तो यहाँ से आइए देखते हैं। P से जो है हमारा वो U गया है, P से U गया है, +5 किया गया है। और S से S गया है, वो भी +5 किया गया है। और V से A गया है, ये भी +5 किया गया है। यानी सब जो है वो +5 का सीरीज चल रहा है। तो E से +5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा J। S से +5 का, यानी सब जो है वो +5 का सीरीज चल रहा है।
तो ई से +5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा जे, एच से +5 करेंगे तो हो जाएगा एम, और के से +5 करेंगे तो हो जाएगा पी, यानी आंसर हमारा हो जाएगा वो JMPD हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? तो 121 + 11 - 42 × 6 भागा 7 बराबर 83 इसे लाना है। तो चलिए इसे बदलते हैं, अगर भागा को गुना में बदल देते हैं सी के अनुसार, तो आइए क्या हो जाता है 121 + 11 - 42 भागा 6 × 7 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो 121 + 11 - 7 × 7 हो जाएगा, यानी 132 - 49 बराबर आ जा रहा है 83, जो कि राइट हैंड साइड में भी है। तो आंसर हमारा सी जो है वो सही है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि सभी हेलमेट वस्तुएं हैं। अगर मान लिया कि ये हेलमेट है तो सभी हेलमेट जो है वो क्या है, वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ हेलमेट जो है वो वाहन है, कुछ हेलमेट जो है वो वाहन है, ये वाहन है। तो कुछ वस्तुएं जो है वो हेलमेट है, सही है, कुछ वाहन हेलमेट है, सही है, कुछ वाहन वस्तुएं हैं, सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो तीनों सही है, तो वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? ये जो आकृति दी हुई है उसमें कितने त्रिभुज है, तो इसको काउंट कीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 32 त्रिभुज है। क्या है, 32 त्रिभुज है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक जो है असमान है। असमान संख्या युग्म को जो है हमें चयन करना होगा। तो आइए देखते हैं ये 44 136 कैसे लिखा गया है। अगर 44 × 3 करते हैं, 4 × 12 120, कितना 132 हो जाएगा। 132 से अगर हम भागा दे देंगे कितने से, 4 से, तो सॉरी 132 में 4 जोड़ देंगे तो 136 आ जाएगा। यानी 14 × 3 करते हैं अब +4 करते हैं, यानी 132 +4 कितना हो जाएगा, 136 आ रहा है। चलो बी में देखते हैं। अगर 30 गुना क्या करते हैं, 3 +4 करते हैं तो 94 आ रहा है। चलिए 27 × 85 करेंगे, 27 × 85 कैसे लाना है, तो 27 × 3 करेंगे और +4 करेंगे तो ये 81 +4 जो है वो 85 आ रहा है। अगर सम तीनों एक जैसा आ रहा है तो डी तो बिना ये ही आंसर आ जाएगा। तो ये 33 109 नहीं आएगा। अगर 33 को भी करके देखते हैं तो 33 × 3 +4 बराबर होता है 99, +4 कितना हो जाएगा 103, जबकि दिया हुआ कितना है 109। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला ब्लड रिलेशन का है। निम्नलिखित में से किस व्यंजक से यह पता चलता है कि H जो है वो P का पोता है? H जो है वो P का पोता है निम्नलिखित व्यंजन से। तो आइए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। यहाँ अगर मान ले कि डी को अगर पिकअप करते हैं तो कह रहा है P + K, यानी P K का पिता है। P जो है वो K का पिता है, ये हो जाएगा पिता है। उसके बाद कह रहा है कि K + D, तो K जो है वो क्या हो जाएगा, D का पिता हो जाएगा। K जो है वो D का पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा इसका D का। उसके बाद D भागा H, यानी D H की बहन है। D जो है वो H की बहन है, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा बहन। उसके बाद कह रहा है H × M, क्या है H × M, यानी H जो है वो M का भाई है। H जो है वो क्या है, M का भाई है, M का भाई है। तो संबंध बताना H और P का, क्या है बताना है H और P का। तो H P का पोता है, बिल्कुल। यहाँ जो है ये दादा हो गया क्योंकि बहन क्या है, बहन ये हो गया D, बहन जो हो गया वो D और उसके पिता हो गए K और उसके पिता हो गए P, यानी हमारा जो हो जाएगा ये आंसर वो H जो है वो पोता हो जाएगा। तो ये D सही हो जाएगा। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो वो तारापुर, क्या है तारापुर। 48 का हो जाएगा वो D, और जिसका नाम था क्या था, अप्सरा था। क्या था, अप्सरा नाम था। और ये USA के सहयोग से स्थापना हुआ था। किसके, USA के सहयोग से। कब हुआ था, तो 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा A, INS सालकी। क्या है, INS सालकी जो है वो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। यह शिशु कुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक आधारित पनडुब्बी है जिसे 1987 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लॉन्च किया था।
इस पनडुब्बी का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगला है एलिलोपैथी से क्या तात्पर्य है। एलिलोपैथी से क्या तात्पर्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा विषाक्त पदार्थों के उत्पादन द्वारा एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के विकास को रोकता है। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा जो है वो हार गया, और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि को 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा जो है वो बचा है। तो पहला धनराशि 1 था, 1 से 1/3 जो है वो क्या हुआ, हार गया। अगला बार हारा, जो बचा हुआ उसका 1 से 3/5, फिर अगला बार हारा, 1 बचा हुआ उसका 4/7, क्या है 4/7, ये गुना में कर देना है। तो ये आ जाएगा 2/3 गुना 2/5 गुना 3/7। यहाँ पर जो है 3 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 7 बचे 35 हो जाएगा। तो 4/35 जो है वो भाग बचा है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 की आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा अगर आलेख संपाती हो तो। प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद है, f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो f(x) यहाँ पर दिया हुआ है कितना, x² प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो -1/1 बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब हल करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी -1/1 बराबर हो जाएगा -1। आंसर सी हो जाएगा। दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है और परीक्षा का पूर्णांक जो है वो 200 है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए जो है प्रश्न का उत्तर दे। गणित की परीक्षा का कक्षा औसत दशमलव के एक स्थान तक सही क्या होगा। गणित की परीक्षा के कक्षा का औसत क्या होगा। यहाँ पर जब ये छात्रों की संख्या यहाँ दिया हुआ है और ये अंक दिया हुआ, तो 20 से 40 अंक के बीच जो है 20 से 40 अंक के अगर हम बात करते हैं तो 20 प्राप्तांक अंक जो है 20 प्लस 40/2 और गुना क्या हो जाएगा, ये 10 लोग, तो ये हो जाएगा 10, यानी 30 गुना 10 बराबर 300 हो जाएगा। उसी तरह निकालेंगे 40 और 60 का, तो हो जाएगा 60 प्लस 40/2 और गुना क्या हो जाएगा 18 बराबर 900 हो जाएगा। उसी तरह 60 से 80 अंक के बीच प्राप्तांक कुल अंक जो होगा वो हो जाएगा 2240 हो जाएगा। 80 से 100 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4050 हो जाएगा। 100 से 120 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6600 हो जाएगा। क्या है 6600। 120 से कितना निकालना है, 100 से 120 हो गया, 120 से 140 निकालेंगे तो 9750 आएगा। 140 से 160 करेंगे तो 8250 आएगा। 160 से 180 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6800 है। और 180 से 200 के अगर बीच करेंगे तो ये हो जाएगा 2850। अब अभीष्ट औसत जो है वो कुल अंक बाई कुल छात्रों की संख्या। कुल अंक आता है 41,740 और छात्र है 350, तो ये हो जाएगा 119.3 आएगा। तो 119.3 आंसर जो होगा बी होगा। ऐसे प्रश्न जो होते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, एग्जाम में लगभग से छोड़कर जाने में ही फायदा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न जो है हमें ज्ञात करना होगा। तब माना कि मूल भिन्न जो है x/y है। अब कह रहा है इसमें 50% की वृद्धि हो गई, 150 बटा ये 100 हो गया, और इसमें क्या हो गया कितने का, तो 28% की कमी आ गई। क्या है 28%, तो 22 गुना 72/100 यानी हो जाएगा 25/36। क्या है 25/36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 36 गुना x गुना 3/2 बराबर 25 गुना 22 और गुना 18/25। क्या है 18/25। यहाँ से 54 जो है x बराबर हो जाएगा 18/22, तो x/22 बराबर हो जाएगा 18/54 यानी 1/3 हो जाएगा। क्या है 1/3। आंसर जो हो जाएगा 55 के वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। चलिए
क्या है, बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजक के क्रमिक बट्टों 20%, 10% और 5% के तुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना होगा। तो क्या है, अगर अंकित मूल्य मान लिया कि 100 है तो ये छूट कितना दे रहा है 20 का, तो ये 80 हो जाएगा। ये 100 है तो ये दे रहा है 90, और ये 100 है तीसरा तो ये दे रहा है 95। ये तीनों को है गुना कर दीजिए तो एक पर कितना हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा। कितना, 6 शून्य हो जाएगा। 2 2 4 कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 गुना, और ये सब को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुना 90 गुना क्या हो जाएगा 95। तो एक शून्य से ये काट दीजिए, बचेगा 4 शून्य। एक पर जो है वो 4 शून्य अनुपात में हो जाएगा 6840, यानी 1000 अनुपात 684। अंतर कितना है इन सब का, 316 है। तो छूट कितना हो गया, तो 316 बटा 1000 गुना 100 बराबर आ जाएगा 31.6%। क्या है, 31.6%। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। या इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 करके निकालिएगा। फिर एक जब जो हमारा यहाँ आएगा वो मान लिया कि w आया, तो अब होगा जो x वाई जेड, ये 3 छूटना है x वाई जेड, तो जब यहाँ निकालिएगा तो w आया। अब क्या है, w प्लस जेड, अब माइनस हो जाएगा ये माइनस डब्लू जेड बटा 100। ये कैलकुलेट कीजिएगा 2 बार, तब भी 31.6% ही आएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसका माध्य माध्यक तथा बहुलक का मान समान है। इनमें से बताना है किसका माध्य माध्यक और बहुलक जो है वो समान है। आइए यहाँ 57 नंबर को अगर हम निकालते हैं, 1 3 3 5 को अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 3 + 5 बटा 5 बराबर आ जा रहा है 3। और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे 5 3 3 3 1, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, बीच वाला। तो ये भी सेम आ गया, यानी माध्यिका जो है, माध्यिका भी आया 3, माध्य भी आया कितना 3। अब बहुलक जो होगा वो भी क्या है 3 ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो है 3 बार बहुलक है, तो वही आएगा 3। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब लोकन इतना दिया हुआ है, उसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 जो है एक बार है, 9 9 और 9 भी एक बार, 1 और 9 जो है वो 3 3 बार है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी 58 के जो है वो डी हो जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा संस्थानों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। संस्थानों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी सेंटोस। क्या है, सेंटोस जो है वो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। अगर मान लिया कि ये ब्राजील है तो उसके दक्षिण और पूर्वी पर ये दक्षिण हो जाएगा और ये पूर्वी होगा, तो इधर जो कहीं पर स्थित होगा वो सेंटोस होगा। अगला है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी श्री श्री रविशंकर है। श्री श्री रविशंकर है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या है, स्नेहलता श्रीवास्तव है। अब दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, और दूसरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थे, शीला दीक्षित थी। और तीसरी बार जो है अभी जो बनी है वो आपके बनी है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित है। ब्लू बुक यूके सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, सही है। ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है, सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से जो है वो सभी है। भारत का सरकारी दस्तावेज जो होता है वो क्या होता है, श्वेत पत्र होता है। क्या है, श्वेत पत्र होता है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट प्रकाशन करता है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। HYV बीजों की उच्च उपज वाली किस्म है जो बड़ी संख्या में फसलें पैदा करती है।
बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल जो है 1 जनवरी 2006 को लागू किया था। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों को शिकायतों का समाधान करता है। बेन आरेख को चुनना है, संगीतज्ञ, महिलाएं, बेटियां। तो जो महिलाएं होगी क्या होगी? महिलाएं होंगी वो बेटियां भी होगी, और बेटियां और महिलाएं संगीतज्ञ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये हो जाएगी संगीतज्ञ। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ए सही हो, ए नहीं होगा। ए में जो है सिर्फ महिलाएं हैं, वो बेटियां भी तो हो सकती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी विशिष्ट कुछ भाषा में फ्रेंच को इस तरह लिखा जाता है, लॉस को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा? अगर मान लिया कि एफ का क्या होता है? एफ का वैल्यू होता है विपरीत अक्षर, विपरीत का स्थानीय मान को योग करना होगा, क्योंकि 114 जो है वो थोड़ा सा बड़ा टर्म है, तो आप विपरीत में भी सोच सकते हैं। तो एफ का जो विपरीत होता है वो 21 होता है, आर का विपरीत जो होता है वो 9 होता है, आर का विपरीत आई है, और आई का मान जो होता है क्या होता है? 9 होता है। इसी तरह ई का विपरीत जो होगा वो 22 होगा, एन का विपरीत जो होगा वो 13 होगा, सी का 24 होगा, और एच का जो है वो 19 होगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारा जो आ जाता है वो कितना आता है? 108 आता है, और उसमें 6 और जोड़ते हैं तब ये आता है 114 आता है। ठीक, अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस में देखते हैं LOSS में इसके विपरीत जो है वो 15 + 12 + 8 + 8, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 43। क्या है? 43। इसमें +4 जोड़ा गया है तो 47। 4 क्यों जोड़ा गया? कि लॉस में 4 ही हैं, और फ्रेंच में भी जो कितने थे? वो 6 थे। तो इस तरह अगर हम कोर्स को करेंगे तो 6 जोड़ेंगे, क्या है? लास्ट में 6 जोड़ेंगे। लेकिन सी के जो अपोजिट होगा वो 24 होगा, +12 होगा, +6, फिर 9 + 8 +22, और उसमें से 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 87। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, कथन एवं कार्यवाही का प्रश्न है। कथन है उत्तर कर्नाटक में निर्माण उद्योगों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो कार्यवाही में क्या है? पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, पानी बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद कर देना चाहिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक अनुसरण करती है। पानी के संकट को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। प्रश्न है कि ए, बी, सी, डी और ई में से कौन सबसे ठिगना है? क्या है? ठिगना है। अब आइए देखते हैं। ए ई से लंबा है, ए जो है वो ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, डी से ठिगना है। बी सी से ठिगना है, बी जो है वो क्या है? सी से ठिगना है, यानी सी जो है वो लंबा हो जाएगा किससे? बी से, और उसके बाद कह रहा है किंतु ई से लंबा है, यानी यहाँ हो जाएगा ई हो जाएगा। तो हमारा 1 2 आ गया। तीसरा कथन में है डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, और जो है ए बी से लंबा है। तो तीनों कथनों को मिलाएंगे तो डी ए सी बी ई होगा। यहाँ ई सबसे ठिगना है, अतः आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। कथन 1 2 और 3 एक साथ जो है पर्याप्त है, तभी हमारा जो है ये अपना आंसर आ जा रहा है कि सबसे ठिगना है। ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर जो है वो उत्तर दिशा की ओर चली, उसके बाद दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। क्या है? 3 किलोमीटर। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? 4 और 3 जो है तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, और ये पूरब हो जाएगा, और ये उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर पूरब में 5 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा 70 के ए होगा। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी है। कितने हैं? 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की दिशा और मुख करके खड़े हैं। 48 विद्यार्थी हैं और उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पे है। क्या है? दाएं सिरे से, इधर से जो है वो 7वें स्थान पे है। वो कौन है? युविका है। क्या है? युविका जो है वो 7वें स्थान पे है। उसके बाद कह रहा है मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पे है। यहाँ से जो है वो है मालिनी 22वें सिरे पे। क्या है? 22वें, और ये जो है वो 7वें सिरे पे है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 48 है। मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए 22 इधर हो गया और 7 इधर हो गया, तो 22 और 7 कितना हो गया? तो ये हो गया 29 हो गया। टोटल कितने हैं? 48।
तो 48 में से 29 अगर घटा देते हैं तो 19 बच गए। तो 19 जो है वो बाकी बीच में है। आंसर जो 71 के हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ व्यक्ति जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। जी जो है डी के दाईं ओर छठे स्थान पे। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो डी है, क्या है, डी है, तो डी के दाईं ओर छठे स्थान पे, यानी छठे स्थान पे हो गए तो हो गया 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर जो हो गए वो जी बैठे हुए हैं, छठे स्थान पे बैठे। जी एच और ई के बगल में है, तो यहाँ पर बैठे हुए एच और यहाँ पर बैठे हुए ई। ठीक, सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, सी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, यानी यहाँ पर बैठे हुए सी, सब जो है वो उत्तर की मुख करके बैठे हुए हैं। तो टोटल आदमी कितने हो गए? तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 9 हो गई, तो सी हो जाएगा। इनमें कौन सी के चयनित प्रजाति है? के चयनित प्रजाति है, आंसर हो जाएगा बी मानव। के चयनित प्रजातियां आमतौर पर बड़े धीमी गति से बढ़ने वाले जीव होते हैं और आर चयनित प्रजातियां आमतौर पर छोटे और तेजी से बढ़ने वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो आंसर हो जाएगा महो। क्या है? महो होता है। चालकता जी बराबर होता है 1 प्रतिरोध। क्या होता है? 1 प्रतिरोध होता है, यानी ओम पर मीटर या महो कह सकते हैं या सीमेंस कह सकते हैं। क्या? सीमेंस कह सकते हैं। विषाक्त मस्टर्ड गैस की अवस्था किस प्रकार की होती है? और आंसर हो जाएगा बी द्रव अवस्था में। क्या है? विषाक्त मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो C4H8Cl2S होता है। यदि x बराबर आर साइन थीटा कॉस जो है वो अल्फा बाई आर साइन थीटा साइन अल्फा और z बराबर आर कॉस थीटा है तो क्या होगा? तो आइए इसे हल करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या करना है कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया? आर स्क्वायर। आंसर ए हो जाएगा, 76 के ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। क्या है? 50 मीटर है। यानी अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है वो बी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है। अब कह रहा है इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ए से अगर कोई देखते हैं तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री किसी पेड़ का, तो ये है जो है पेड़ है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा दूरी हो गया, आप इसे कम कर सकते हैं, ये हो गया 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। और यहाँ से जो है वो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये हमारा मान हो जाएगा कितना? तो उसके बाद 60 डिग्री, तो पेड़ की ऊंचाई का 40% कितना है पेड़ की ऊंचाई का? तो ये दूरी मान लेते हैं h। अब यहाँ से निकालते हैं tan 30 डिग्री बराबर होगा कितना होगा? तो ये होगा h√3 बटा h प्लस 50 होगा। ये h है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा h√3 हो जाएगा। तो 1/√3 बराबर h√3, h गुना √3 बटा h प्लस 50, h प्लस 50 बराबर हो जाएगा कितना? 3h। √3 इधर से जाके गुना हो जाता है, 3h हो जाएगा, 3h हो जाएगा। तो यहाँ से h जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। क्या है? 25 आ जाएगा। तो ऊंचाई जो हमारा हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा? वो h√3 था, यानी 25√3 कितना हो जाएगा? 25√3। अब पेड़ की ऊंचाई का 40% बोल रहा है, तो 40% जो हो जाएगा 40/100 गुना 25√3, यानी ये हमारा आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 10√3।
आंसर हो जाएगा ए 10√3 हो जाएगा। क्या है? 10√3। 78 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो क्यू का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 के मूल है, क्या है? मूल बराबर 2 है। अब 2 स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। माइनस 2p बराबर माइनस 10, तो p बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। क्या है? p बराबर 5 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू बराबर क्या है? 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस p बराबर 5 रखते हैं तो 10x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल जो है वो समान होगा, मूल समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, यानी 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना क्यू बराबर 0, तो 4q बराबर हो जाएगा 100, तो q बराबर हो जाएगा 25। क्या है? 25। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? शहर सी में, यहाँ पर शहर सी में जो है शिक्षित लोग 50 लोग हैं, कितने में? 150 में, तो ये हो जाएगा 33.33%। 79 का जो है बी डायरेक्ट हो जाता है। 150 में 50 लोग जो है शिक्षित है तो 33.33 हो जाएगा। 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 हो जाए? तो 4/5 में x जोड़ा जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 5/4 माइनस क्या करना होगा? 4/5 हो जाएगा। 25 माइनस 16/20 यानी 9/20। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? ये 3 के पावर 66, 3 के पावर 66 गुना 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 53 में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा? अगर आधार में 2, 3, 7, 8 हो तो उसके पावर को 4 से भाग देंगे तथा जो शेषफल आएगा उसे आधार को उतना बार गुना करना होगा। तो 3 के पावर 66 को यानी 66 को भागा देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20×26 कितना है? 2 बच जाएगा शेष, यानी हमारे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 यानी 9 की आई। उसी तरह 6 के पावर 41 को क्या है? तो 6 कितना से भागा दे देना है? तो 4 से भागा देंगे, 40 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 6 के पावर 1 बराबर 6 इकाई बच गया। तो हमारा जो आ जाएगा इसका 9 इकाई, इसका 6 इकाई। और दूसरा कॉन्सेप्ट है 1, 5, 6 का पावर है कुछ भी हो तो इकाई संख्या क्रमशः 1, 5, 6 ही आएगा, यानी 7 के पावर 5, 3 हो तो ये हो जाएगा 7 के पावर 5, 3/4 बराबर 7 के पावर 1 बराबर 7 हो जाएगा। और तब हमारा है 3 के पावर 66 गुना 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 53 बराबर 9 गुना 6 गुना 7, ये हो जाएगा 8। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। 81 नंबर का जो है वो डी आ जाएगा। चलिए 82 नंबर पे आते हैं। कह रहा एक्स और वाई की उम्र के अनुपात 4:7 है। 3 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था। उनकी वर्तमान उम्र में कितना अंतर होगा? यानी वाई माइनस एक्स, कितना अंतर? वाई माइनस एक्स है। तो एक्स और वाई का वर्तमान उम्र कितना है? तो वो हो जाएगा 4x और कितना? तो वो है 7x है। तो 4x माइनस 3/7x माइनस 3 बराबर क्या होता है? 1/2। यहाँ से x बराबर 3 जो है वो हल करना होगा। अब वर्तमान उम्र का अंतर कितना है? 7x माइनस 4x बराबर क्या है? 3x, यानी 3 गुना 3 बराबर 9 वर्ष। क्या है? 9 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करना होगा। खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या r बराबर जो होगा कितना? 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार की त्रिज्या r1 बराबर कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब खोखले गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन करना है तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू बराबर 1/3 पाई r1 स्मॉल r1 के स्क्वायर h हो जाएगा। जब इसे मान रखेंगे तो 4 गुना 64 माइनस 8 बराबर 16h, क्योंकि पाई पाई ये सब कट जाएगा।
4h बराबर 56, तो h बराबर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 56, तो h बराबर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 21.8 है। क्या है? 21.8 है। अशोधित जन्म दर अगर ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं ग्रामीण का, तो वो कितना हो जाएगा? 23.3। शहरी कितना है? तो वो है 17.6 है। क्या है? 17.6 है। कुल की बात करें तो वो है 21.8 है। क्या है? 21.8 है। और अशोधित मृत्यु दर जो है वो 7.1 प्रति हजार जनसंख्या का है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। यह पुस्तक जो है 1901 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे और धन निकासी का सिद्धांत दिए थे। भारत में धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत सरकार की जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। अगर दूसरी की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्रिकेट में गेंदबाजी के चाइना मैन शैली का नाम खाली स्थान रखा गया है। आंसर हो जाएगा सी, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर। चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। जब कोई बाएं हाथ का स्पिनर अपनी कलाई से गेंद घुमाता है तो उसे चाइना मैन बॉलिंग कहते हैं। भारत के पहले चाइना मैन स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव हैं। UECOSOC ने किस राज्य की कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को अपना विशेष परामर्शदात्री निकाय घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। विश्व में प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान मिला है। दूसरा। चीन दुनिया के शीर्ष एल्युमिनियम उत्पादक देश है। भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित किस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ए, INS अरिघात। क्या है? INS अरिघात जो है दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को शामिल किया है, तो INS जो है अरिघात है। पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी जो था वो कौन था? तो INS जो है अरिहंत था। क्या है? अरिहंत था। अब जो है वो अरिघात है। चलिए 91 नंबर प्रश्न चलते हैं कि पुनीत उत्तर दिशा की ओर कार चला रहा है। पुनीत जो है वो उत्तर दिशा की ओर कार चला रहा है। अगर यहाँ से शुरू किया और उत्तर दिशा की ओर चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाता है। बाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलाता है। उसकी वर्तमान स्थिति उसके आरंभ बिंदु से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। वह शुरू में उत्तर दिशा की ओर कितनी दूरी कार चलाता है? तो वो 10 किलोमीटर चलाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 91 के डी होगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है, 10 से प्लस 1 करते हैं 11, 11 के स्क्वायर है। चलिए ये यहाँ पर क्या आ रहा है? ये 11 आ रहा है, यानी 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 आ रहा है। 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, अगला जो होगा वो 15 होगा। लेकिन 121 11 के 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर, ये 15 के स्क्वायर, यानी 225। आंसर जो हमारा हो जाएगा 92 के डी हो जाएगा। यदि शब्द ब्रैकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? BRACKET है, ब्रैकेट को लिखा जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी के बाद यहाँ पर ई हो जाएगा, उसके बाद जो है नहीं ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर ई होगा। 4 अक्षर तो हमारे पास होगा। उसके बाद के होगा, उसके बाद आर होगा, उसके बाद टी होगा। तो सबसे लास्ट में तो टी होगा। तो टी का तो वो चेंज नहीं हो रहा है, के भी तीसरे अक्षर में ये चेंज नहीं हो रहा है, ए तो हो रहा है, बी हो रहा है, ये सब जो है तीसरे से। तो हमारा जो हो जा रहा है वो 93 का कितने आ रहा है? 93 का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। क्या है? 2। चलिए दिए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये देखते हैं इसमें से किस तरह के संबंध एक दूसरे का है। अगर 16 9 और 5 की अगर बात करें
तो 9 माइनस 5 बराबर 4 होता है और 4 के स्क्वायर बराबर 16 होता है। उसी तरह 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है, 1 के स्क्वायर बराबर 1 ही होता है। चलिए 13 माइनस क्या करना है, यह है 13 माइनस 7 बराबर 6 है, 6 के स्क्वायर करते हैं तो 36 आ रहा है। 8 16 है, 16 माइनस 8 बराबर 8 है, 8 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 72 नहीं 64 होता तो आ जाता, लेकिन आंसर हमारा जो है यही असंगत है, ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है वो डिक्शनरी को इस तरह लिखा जाता है, ग्लिम्स को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कॉन्डेमन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या किया गया है, डी को डी डायरेक्ट रखा गया है, बाकी सबको ना अपोजिट कर दिया गया है। आई को यहाँ पर लिखा गया है, सी को यहाँ लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है। ग्लिम्स को जी को ऐसे ही रखा गया, बाकी सबको लिखा गया है। तो ठीक उसी तरह लिखते हैं, CONDEMN है, सी को डायरेक्ट उतारते हैं तो हमारा हो जाता है सी, बाकी यहाँ हो जाएगा NMEDNO। सही जवाब हो जाएगा 95 के बी होगा, CNMEDNO। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। H प्लस आई क्या है, ये प्लस का है, तो H जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, I का पिता हो रहा है, क्या हो रहा है, पिता हो रहा है। उसके बाद करा I माइनस जे, I जो है वो J का पुत्र है, I जो है वो J का पुत्र है, यानी J का पुत्र है। तो एक तो H भी पुत्र था, J का भी ये पुत्र है, क्या है, पुत्र है। तो निश्चित है कि पत्नी है और ये पति है। इसके बाद करा J गुना K, J गुना K यानी J K की बहन है, J जो है वो क्या है, K की बहन है, क्या है, K की बहन है। K गुना L बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो K भी बहन है किसका, L का है, ये भी बहन है L का है। उसके बाद L माइनस M है, तो माइनस वाला जो होगा वो जो M है, L जो है वो M का पुत्र है, L जो है वो क्या है, पुत्र है किसका, M का, क्या है, M का जो है वो पुत्र है। और M भागा N का मतलब है M जो है N की पत्नी है, M जो है वो क्या है, N की पत्नी है, यानी ये जो हो जाएगा ये पति हो जाएगा, M जो है वो पत्नी हो जाएगा। इस ट्री से आंसर अगर देते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो H M की पुत्री का पति है, तो ये बिल्कुल जो है वो सही है। H जो है वो क्या है, M यहाँ पर हमारा जो है क्या हो जाएगा, पुत्री होगा, M के पुत्री जो होगा J है उसके पति है, पुत्री का पति है। J M के पुत्र की पत्नी है, ये गलत है। H K की बहन का पति है, सही है। H L की बहन का पति है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी जो है वो सही हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। 97 का क्या है कि रिक्त स्थानों को भरना है और देखना है कि क्या ऐसा सीरीज में है या नहीं है। तो अगर इसका आंसर जो है वो डी भर देते हैं, यहाँ पर टी कर देते हैं और यहाँ पर जो कर देंगे एल डी, क्या है, एल डी। इन देखते हैं कि डी बाई टी एक हो जाएगा, जी एम आई एल जो एक बार, डी बाई टी एक बार, जी एम आई एल एक बार, डी बाई टी एक बार, जी एम आई एल एक बार, डी बाई टी एक बार और जी एम आई एल एक बार। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है, पतझड़, और इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, क्या है, साइटोकाइनिन के द्वारा रोका जा सकता है। पुष्प प्रेरक हार्मोन जो होता है फ्लोरोजीन होता है, क्या, फ्लोरोजीन होता है। निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा डी, सुपरबग, क्या है, सुपरबग। उत्तक क्या है, यानी टिश्यू क्या है, तो वह वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में जो है समान होता है, उत्तक या टिश्यू कहलाता है। यह था एनटीपीसी का